नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का और रोज हम 3 बजे आपके साथ हाजिर होते हैं किस्सा कुर्सी का लेकर के। वो खबरें जो कि आपसे छूट जाती हैं, वो खबरें जो कि चुनावों से जुड़ी हैं, वो खबरें जो कि चुनावों के साथ आके कई बार पहेली में तब्दील हो जाती हैं। उस पहेली को सुलझाने के लिए, उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए जो 2024 तक जाएंगे, 2023 में 5 चुनाव कहाँ तक आएंगे और तमाम पार्टियां क्या कर रही हैं, किस्सा कुर्सी का। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रीबीज की। चुनाव आया, वायदों का पिटारा लाया। जी हां, चुनाव आया, फ्रीबीज की सौगात लाया। तो चुनाव आया, सियासी पारा चढ़ा। क्योंकि चुनाव आया तो सबसे ज्यादा देनदाताओं की होड़ सी लग गई है। सबसे पहले सबसे ज्यादा कौन फ्री देता है, इसकी खींचतान शुरू हुई हर पार्टी में, हर राज्य में। हमने देखा है जिन 5 राज्यों में चुनाव है, सब्सिडी शब्द है, लेकिन अब मुफ्त का शब्द कभी भी किसी ने खैरात शब्द नहीं किया, लेकिन फ्रीबीज शब्द आपने जरूर सुना होगा। उसके बाद रेवड़ी का शब्द जो है वो प्रयोग होने लगा। बाद में फ्री फंड भी सुनाई दिया था। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुफ्त की रेवड़ी बांटने जैसी घोषणाओं और योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कल केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अदालत ने इनसे 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है, क्योंकि वो राज्य हैं जिसमें तमाम घोषणाएं की गई हैं, चल भी रही हैं। चुनाव आयोग को भी पार्टी बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। अन्य जो जनहित याचिकाएं हैं उसके साथ ये पूरा मामले को जोड़ दिया गया है। 2022 में बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय फ्रीबीज के खिलाफ एक जनहित याचिका लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और उसको लेकर के तमाम ये चीजें आगे चल रही हैं। तो किस तरीके से वायदों का अंबार है, वायदों की बहार है, लेकिन असल में क्यों फ्रीबीज बंद होना चाहिए, क्यों फ्रीबीज समाज के लिए खतरा है, क्यों एक हम ये कहते हैं कि एक चुनाव जीतने का चुनावी शॉर्टकट है, वहीं फ्रीबीज को लेकर के क्या है चुनावी गणित। आज हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले ये देखिए, इस देश के अंदर आज़ादी के 75 साल के बाद ये कहा जाएगा कि फ्री शिक्षा देना रेवड़ी है, तो हमारे गरीबों के बच्चे शिक्षा के लिए कहाँ जाएंगे? अगर ये कहा जाएगा कि केवल और केवल पैसे दे के इलाज होगा, सरकारी अस्पताल बंद, डिस्पेंसरी बंद, लोगों को फ्री में इलाज नहीं मिलेगा, तो आधे से ज्यादा लोग तो मर जाएंगे। आज प्राइवेट के अंदर इतना महंगा इलाज है। इसको फ्री रेवड़ी कहना गलत है। इसको जनता के कल्याण की बात कहा जाएगा। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। आप जाइए, कर्नाटक में जाइए, कर्नाटक की महिलाएं बस में जाने के लिए 1 रुपया नहीं देती हैं, मुफ्त में घूमती हैं। कहीं भी जाना हो कर्नाटक में, कर्नाटक की महिलाएं फ्री में जाती हैं। हर महीने उनके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा आता है, सरकार पैसा देती है। सरकार जनता के लिए चलनी चाहिए। सरकार किसी संगठन के लिए या 1-2 बड़े उद्योगपतियों के लिए नहीं चलनी चाहिए। और ऐसी ही सरकार हम यहां मध्य प्रदेश में चलाना चाहते हैं। तो ऐसा ही चुनावी वायदा कर रहे थे राहुल गांधी अपनी रैली में। प्रियंका ने भी ऐसा ही वायदा किया था कि यहाँ पर हम जनता के लिए सरकार चलाते हैं और जो पैसा है सीधा अकाउंट में आता है, ये सरकार डालती है, जनता को पैसा आना चाहिए। लेकिन वो जो पैसा डालती है, उस पैसे का जो बोझ है वो कितना स्टेट पर पड़ता है और किस तरीके से स्टेट का उसके ऊपर जो है घाटा बढ़ जाता है, इसको लेकर के जो है कभी जो है कोई नहीं बताता। जिस तरीके की बात जो है सुप्रीम कोर्ट में फैक्ट्स के साथ रखी गई है, तभी नोटिस जारी किया गया है। आलोक मेहता है हमारे साथ, एडिटोरियल डायरेक्टर, रोज की तरह। अरविंद मोहन है कंसल्टिंग एडिटर, हमारे साथ प्रेम कुमार हैं वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले आलोक जी,
बहुत अच्छे लग रहे हैं आप सबसे पहले तो। धन्यवाद, नमस्कार। अब सर मतलब हर चीज़ ही फ्री दे दो, मध्य प्रदेश में फ्री दे दो, आप दिल्ली में सब कुछ ही फ्री दे दिया, तो फिर पंजाब में भी सर वही मॉडल हो गया लागू। अब कर्नाटक में हमने देखा 5 गारंटी फ्री हो गया, तो 1,000 पे फ्री बस और सब कुछ फ्री हो गया। अब राहुल गांधी मध्य प्रदेश में वही फ्री देने की बात कर रहे हैं। अब वही हिमाचल में फ्री हो गया। अब ये कर्नाटक में तो सर 3-3 हज़ार पे ग्रेजुएट्स को जो है घर बैठा करके फ्री दिया जा रहा है। फिर तो कोई काम ही नहीं करेगा। और इन सब राज्यों में जो बजट हैं वो घाटे के हैं। इन राज्यों में जो बजट है वो घाटे का, माइनस में चल रहा है, लेकिन ये सब कुछ फ्री बीज। देखिए सचिन जी, अभी अरविंद केजरीवाल जी को हमने सुना और पहले भी सुना है। उन्होंने शुरुआत की थी कि दिल्ली में शिक्षा और खास करके बिजली, उन्होंने जो शिक्षा और अस्पताल की बात की, मेरा तो ऐसा मानना है कि पता नहीं वो किस पब्लिक स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन हम लोग सब सरकारी स्कूल से आए हैं। इसलिए सरकारी स्कूलों में पहले भी और बाद में कुछ वर्षों में तो मैंने पिछले दशकों में भी लगभग मुफ्त शिक्षा की सुविधा देश भर में रही है। थोड़ा बहुत जो नॉमिनल यदि होता है कि 50 पैसे दे दें या 2 रुपया दे दें, बाद में बढ़ता कुछ हुआ, बल्कि ड्रेस देने का, कुछ और सुविधाएं देने का। अस्पताल में भी, सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा लगभग मुफ्त के बराबर रही है। ये सही है कि जब आधुनिक सुविधाओं की जरूरत होती है, लेकिन केजरीवाल जी यदि हमारा कार्यक्रम या उनके साथी देखते हो या भी कहीं हो, तो मैं बताऊंगा कि मैं मयूर विहार में रहता हूँ और हमारे यहाँ काम करने वाली एक महिला बेचारी जो घर में काम करती है आसपास पूरे इलाकों में, उसका पति का भी हुआ तो 45,000 रुपया हार्ट का ऑपरेशन नहीं हुआ, उसको यही दिल्ली सरकार के अस्पताल में उससे कहा कि 45,000 रुपया तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आयुष्मान भारत लागू नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक जो सो कॉल्ड है उसमें कितने ठीक है उसके बारे में मैं ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। तो चिकित्सा की सुविधा मुफ्त हो, जो ब्रिटेन में है, कुछ और देशों में ऐसे जो देश है, स्वीडन है, बल्कि अमेरिका में तो इनकम उसके साथ इंश्योरेंस के साथ जुड़ा हुआ है। तो प्रजातंत्र में शिक्षा प्राथमिक, मिडिल या हायर सेकेंडरी तक जब तक आप कह सकते हैं कि उच्च शिक्षा महंगी हो सकती है, कॉलेज की हो, विश्वविद्यालय का खर्च बहुत होता है, उनके पेंशन, जेएनयू का पेंशन में इतना खर्च होता है कि कुछ पैसा बचता ही नहीं है, तनख्वाह मुश्किल से देना होती है। तो ऐसी स्थिति में ये सही है कि शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट, कल भी मेरे एक बहुत बड़े डिप्लोमेट से जो भारत में रह चुके हैं उनसे बात हुई, ब्रिटिश है, उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य पर अभी बहुत कम खर्च, ब्रिटेन में भी कम है और भारत में तो और भी कम है। तो मैं मानता हूं कि उसका बजट बढ़ाया जाए, लेकिन ये बिजली मुफ्त, 2 लाइन में और कहूंगा जी, मेरे कोई पुराना रिकॉर्ड 8 साल पहले का भी देख ले, मैं टीवी पर बोलता रहा हूं कि उसका फायदा मकान मालिक को मिलता है। गरीब आदमी से कहता है तुझे रहना है तो तुझे बिजली का 300 रुपया 400 रुपया देना पड़ेगा, वरना तू घर से बाहर निकल जा। मीटर लगा करके जो मकान मालिक है, इसने यदि 5 मंजिल मकान बना के 2-2 कमरा, 1-1 कमरा दे दिया तो वो उनसे वसूल करता है। श्रीमान केजरीवाल जी बिजली मुफ्त में एक प्राइवेट कंपनी को, मैं तो कह रहा हूँ भाई, वो तो हो सकता है कि जिनके ऊपर आरोप लगाते थे उन्हीं लोगों की कंपनियां हैं, जब अन्ना आंदोलन में वो जिन कंपनियों का नाम लेते थे, क्या उनको लाभ देने के लिए ये मुफ्त की सुविधा है? क्योंकि किसी कंपनी को देना होगा, बिजली मुफ्त में नहीं पैदा होती। हाँ, ये आपकी बात ठीक है। चुनाव के समय मैं मुख्य न्यायाधीश का सम्मान करता हूँ, यदि वहां पिटीशन लगी है, मुख्य न्यायाधीश निर्देश यदि दे दें कि भाई स्वास्थ्य पर आपको 15% तो खर्च करना पड़ेगा देश में, चाहे और खर्च कटौती कर दीजिए, संसद के खर्च कटौती कर दीजिए, विधायकों के खर्च कटौती कर दीजिए, महिलाओं के लिए सुविधा दे, लेकिन मुफ्त में यदि देंगे तो बसें, मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट में जहां से आता हूँ, उत्तर प्रदेश के सरकारी ट्रांसपोर्ट, सबका बट्टा बड़े बुरा हाल हो गया, इसलिए वहां प्राइवेट बसें चलाना पड़ता है, क्योंकि पैसे ही नहीं है सर, तो सरकार फंड ही नहीं है, तनख्वाहें नहीं है, फंड नहीं है सर, और बाकी सरकारी उपक्रम में फंड नहीं है। यही तो हाल है। मैं जो लेकर के बैठा हूं अरविंद जी, पंजाब का जो जीडीपी है ना, उसका 48% है इस वक्त वो कर्ज में डूबा हुआ है। राजस्थान का जो जीडीपी है उसका 40% कर्ज में डूबा हुआ है। एमपी का जो है वो 29% जो है वो कर्ज में डूबा हुआ है। अब यूजुअल तो ये कहता है गणित की 20% से ज़्यादा जो है वो कर्ज में डूबा नहीं होना चाहिए जीडीपी का। अब 20% से ज़्यादा ये डूबा हुआ है, तो इस कर्ज को निभाने के लिए आपको और कर्ज लेना पड़ता है, फिर ज़्यादा जो है जो आपके सोर्सेज आते हैं, आमदनी आती है, वो आपका इंटरेस्ट में ही चला जाता है। तो यानी एक विशियस सर्कल में आप फंस जाते हैं, क्योंकि आप आना चाहते हैं सरकार में। एक तरीके का चुनावी शॉर्टकट है। आपको लगता है कि बहुत हो गया अब ये चुनावी शॉर्टकट, इस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगनी चाहिए, क्योंकि इस हिसाब से तो सर एक एक करके स्टेट के जितने उपक्रम है, स्टेट की जितनी एसेट्स है, एक एक करके तो वो बिकने लगेगी।
नहीं, आपकी बात सही है और जो फाइनेंशियल हालत हमारे यहाँ है, लेकिन फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट गरीबों के मत्थे ही क्यों से जो बड़े खर्चे हैं सरकारों के, मंत्रियों के, विधायकों के, अधिकारियों के, उन खर्चों में कटौती क्यों नहीं? और अपने यहाँ जब डेमोक्रेसी ओपन है और सब लोग वादे कर रहे हैं, जनता को जो पसंद आता है उसके वादे को वो माने, और अगर दूसरा आदमी वादा करने के बाद मुकर जाए तब उसकी सजा उसको होती है और हो जाती है। चुनाव में लोग उसका फैसला कर देते हैं। जैसे, और या फिर अगर आप विश्वसनीय नहीं है तो आप पर भरोसा नहीं लोग करेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव को याद करिए कि मोदी जी ने 6,000 रुपया किसानों को साल कहा और कांग्रेस ने 6,000 रुपया महीना कहा। मोदी जी की बात लोगों को भरोसा हुआ कि ये 6,000 पूरा कर सकते हैं और पूरा कर रहे हैं। राहुल गांधी कर लेंगे या कांग्रेस कर लेगी, ये भरोसा नहीं हुआ। तो डेमोक्रेसी में इस किस्म की सुविधा रहनी चाहिए। अनलेस कोई ऊपर से टपक रहा हो, बिना किसी पॉलिटिकल रिकॉर्ड का हो, उसका आगा पैसा कोई मालूम नहीं हो, वो कुछ का कुछ वादा करके और किसी को बुद्धू बना ले, इस किस्म की चीजें नहीं होनी चाहिए। और अगर आप वादे इस किस्म के करते हैं, जैसे मोदी जी ने कहा एक 15 लाख रुपया देंगे, आज की तारीख में मोदी जी के लिए वो एक बट्टा है, और अमित शाह को कहना पड़ा कि वो तो चुनावी जुमला था। तो मैं तो सबके लिए कह रहा हूँ सर, मैं तो एमपी के लिए भी कह रहा हूँ। शिवराज के गले की भी तो फांस बना हुआ है ना। अब जो नई योजनाएं हैं नहीं, दुनिया के सरकारों में, दुनिया के विकसित देशों की सरकारों में और अच्छे देशों के, अच्छे डेमोक्रेसीज में सोशल सिक्योरिटी स्कीम पे जितना खर्चा होता है, अपने यहाँ उसका 54 भी खर्चा नहीं होता है। वहाँ पढ़ाई से लेके बेरोजगारी भत्ता और सब योजनाओं पे इतना भारी खर्चा। अपने यहाँ एकमात्र बड़ा खर्च अभी पिछले काफी समय में जो दिखाई दिया, वो कोरोना के समय गरीबों को मुफ्त अनाज देना था। तो अनाज सड़ाइए और गरीबों को न दीजिए, इससे लाख गुना होशियारी है कि मुश्किल के समय आप अगर मैं डायरेक्ट पूछूं, फ्रीबीज कहिए, मुफ्त की कहिए, मुफ्त की घोषणाओं की कहिए, ये राजनीति या ये चुनावी राजनीति, मतलब ये जायज़ है, होनी चाहिए, मतलब ठीक है? डेमोक्रेसी में कोई हर्जा नहीं है, अनलेस जो आदमी आके वादा करता है और वादा करके मुकर जाता है, या कोई एकदम ऐसा नया आदमी आके आसमान से सितारे तोड़ के ले आने की बात करता है। मतलब मुश्किलें होंगी, नेताओं को ही मुश्किलें होंगी। तो कोई जरूरी नहीं है कि कर्नाटक सरकार आज मुश्किल में है तो वो अपने मंत्रियों का खर्चा नहीं घटाए। उसको जब ये समझ में आने लगेगा कि फायदा उधर से होने वाला है। नहीं सर, कर्नाटक ने कह दिया मुश्किल में, हम कुछ नहीं कर सकते, केंद्र से पैसा दे। फिर केंद्र ने कहा कि आपने घोषणा इतनी क्यों कर दी थी, हिमाचल मुश्किल में है, हिमाचल जो है पहले 1,000 रुपए नहीं कर पाया था। तमाम चीजें हैं सर, हमने इस पूरे देश में देखी है ना सर। मैं आपको कह रहा हूँ, उन्होंने मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट निगम की बात बता दी, वो किस तरीके से भट्टा बैठा हुआ है, लेकिन फ्री में यात्रा सबकी करवानी है, रुपया एक लेना नहीं है। प्रेम कुमार जी, एक कमेंट आपका, ये सियासत कहूँ या चुनावी शॉर्टकट जारी रहना चाहिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो इसकी याचिका के ऊपर संज्ञान लिया है, जो एंटरटेन किया जाएगा, 4 हफ्ते में नोटिस मांगा है चुनाव आयोग और मध्य प्रदेश और राजस्थान की गवर्नमेंट से इन योजनाओं पर, उसके ऊपर आपका क्या टेक है? सचिन जी, लोक कल्याणकारी कार्यों पर स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स का टोटल खर्च कितना है, इसका आकलन 17 लाख करोड़ आता है। टोटल खर्च जितनी भी सारी राज्य सरकारें करती हो, केंद्र सरकारें करती हो, ये लोक कल्याणकारी कार्यों पर खर्च है 17 लाख करोड़ रुपया। और हम ये देखें, इसको हम फ्रीबीज कह दें, चलिए सुविधा के हिसाब से फ्रीबीज कह लिया, तो जो एनपीए में माफ हुआ 10 लाख करोड़ से ज्यादा का, वो क्या है? वो क्या फ्रीबीज नहीं है? वो क्या उद्योगपतियों के लिए फ्रीबीज नहीं है? हम उद्योगपतियों को औने पौने दान पर जमीन दे देते हैं, वो क्या फ्रीबीज नहीं है? तो हम फ्रीबीज कहें किसको? आज सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश और राजस्थान के संदर्भ में चर्चा कर रहा है, लेकिन राजनीतिक रूप से देखें, हर चुनाव में प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी जाकर के सैकड़ों करोड़ की घोषणाएं करते हैं। ये तो एक नियम सा बन गया है, रूटीन बन गया है। तो उनको क्यों नहीं नोटिस गया? नोटिस वो भी तो फ्रीबीज ही है कि ठीक चुनाव के पहले चुनाव वाले राज्यों में जाकर के घोषणाएं करना, और चुनाव की घोषणा खत्म होगी, उसके बाद चुनाव आयोग चुनाव कार्यक्रम लेकर आ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि फ्री मैं तो इसमें सभी को शामिल कर रहे हैं, कौन दे रहा है? मैं तो इसमें सभी को शामिल कर रहा हूं। मैं तो कह ही रहा हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार है, छत्तीसगढ़ की सभी, भले केंद्र भी हो, बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूं
इस चर्चा को अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन मैं तो सुप्रीम कोर्ट को भी ध्यान दिला रहा हूं ना, केवल मध्य प्रदेश राजस्थान क्यों, प्रधानमंत्री जी की लोक कल्याणकारी घोषणाओं को भी प्लीज में लाइए कि क्यों चुनाव प्रभावित। सर मैं वही तो मैं कह रहा हूं ना कि आप इस चर्चा को बड़ा कर सकते हैं, बिकॉज एज ए टैक्स पेयर जो मैं एक स्टेट में रहता हूं, अपने स्टेट को टैक्स देता हूं स्टेट के बेनिफिट के लिए, और मुझे उसके बाद बदले मिलना चाहिए, ठीक है ना सर। अगर वही स्टेट जो है वही स्टेट जो है वो हाथ खड़ा कर दे कि मैंने तो सब कुछ फ्री में बांट दिया, जिसका मुझे तो कुछ नहीं मिला सर, मैं बस में यात्रा नहीं करता, मैं बेरोजगार नहीं हूं, मेरे को 3,000 का भत्ता नहीं चाहिए, मैं महिला नहीं हूं, मेरे को 1,000 रुपये नहीं चाहिए, लेकिन स्टेट ने सारा बजट दे दिया, तो सर फिर मैं कहां जाऊं? ना मेरे को सड़क मिली, ना मेरे को कोई फ्लाईओवर मिला, ना मेरे को कुछ और मिला, स्टेट बिक रहा है वो और कुछ और। जी, आप टैक्स पेयर के ही नाम पर सारी बातें होती हैं, फ्रीबीज के अगेंस्ट में बातें बोली जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी टैक्स पेयर्स, उनके पास याचिका भी गई है इसी हिसाब से, उन्होंने कंसीडर भी इस हिसाब से किया है। लेकिन आज टैक्स पेयर्स जो है सिर्फ इनकम टैक्स देने वाले नहीं, जीएसटी हर इंसान दे रहा है देश में, और जीएसटी का जितना ज्यादा कलेक्शन हो रहा है वो जनता पर बोझ बन करके है। हम तो भी मानते, जिस महीने जीएसटी कलेक्शन ज्यादा होता है, मैं तो इस रूप में देखता हूं कि खून और चूस लिया गया। यह इनकम टैक्स और जीएसटी को देखिए, ऐसा नहीं कि टैक्स पेयर्स के कलेक्शन के पैसे से ही देश चल रहा है, जीएसटी से भी देश चल रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट हो या कोई हो, उनको ये भी ध्यान देना पड़ेगा, गरीब से गरीब आदमी भी सामान खरीदने जाता है तो पे कर रहा है वो, ऐसा नहीं कि केवल डायरेक्ट टैक्स देने वाले इनकम टैक्स पेयर्स कितने हैं, कितना अमाउंट कलेक्शन होता है, उनसे देश नहीं चल रहा है, इस बात को भी ध्यान रखा जाना चाहिए। सर ऐसा है, लेकिन आलोक जी फिर वही तो बात, तो एक मैकेनिज्म बनाने की होती है ना। अब आंखें बंद करके आप कह देंगे कि भैया मुझे कोई देख नहीं रहा, तो ये थोड़ा ना होती है भाई, आंकड़े सब कुछ बोलते हैं। स्टेट्स ऑलमोस्ट सर बिकने की कगार पे हैं, तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है। आंकड़े हैं सर, किस तरीके से कर्जा है, कर्जे के ऊपर कर्जा जो है उतारने के लिए फिर एक कर्जा लिया हुआ है, और उसके इंटरेस्ट में ही सारा जितनी आमदनी है वो निकल जा रही है। भले मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, पंजाब की बात करूं, तमाम राज्यों की बात करूं। सचिन जी, इससे भी बड़ी समस्या ये हो गई कि कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल पाती, इंक्लूडिंग आपने दिल्ली का देखा होगा, अभी नगर निगम के कर्मचारी फिर हड़ताल पर जाने लगे, कुछ पर प्रॉब्लम करने लगे। तो होता ये है कि जब इस तरह का फ्रीबीज, लेकिन यहाँ मैं कहूँगा यदि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसी भी प्रदेश के हों, यदि वो कहते हैं कि हम यहाँ सड़क ऐसे बनाई गई है या बनने वाली है, उसको हम इसको फ्रीबीज की तरह नहीं जोड़ेंगे। सड़क बनाना, स्कूल बनाना या कोई और नहर पानी के लिए सुविधाएं बढ़ाना, इनको फ्रीबीज में नहीं जोड़ता, चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, बड़े पुल बन रहे हैं, यदि कहीं काम हो रहा है तो हम उसके साथ इसको न जोड़ें। हाँ, जब ये कहा जाता है कि देखिए ये सब आपको सब मुफ्त में मिल जाएगा, यदि ये कहा जाता है कि आप काम करेंगे, इसके बदले के काम के बदले अनाज की सुविधा इंदिरा गांधी के समय से शुरू की गई थी, और इसीलिए केवल कोविड काल ऐसा रहा जिसमें बहुत अधिक आवश्यकता थी, अनाज दिया गया लोगों को, अभी भी कई राज्यों में दिया जा रहा है, और कम दाम पर उनको मिनिमम खाने को मिले, भूखा न मरे, दूसरी स्थिति। और सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं, अभी जी कह रहे थे और प्रेम कुमार जी भी कह रहे हैं, लेकिन अमेरिका में सड़कों पर सैन फ्रांसिस्को के वीडियो आप उठाकर देख लीजिए, वो भारतीयों ने नहीं खींचे हैं, वो वहीं के देश के बनाए हुए हैं। तो वहां पर इससे भी बदतर स्थिति दिखाई देती है कई बार आर्थिक, क्योंकि संकट ये दुनिया में जो आया यूक्रेन की वजह से भी आया, लेकिन बहरहाल मैं उस पर नहीं जाता। जो फ्री बीज की बात है, इसमें आवश्यक इस बात का है कि उसको ध्यान में रखें, राज्यों का बजट यदि बर्बाद होता है। फिर एक बड़ा मुद्दा है जीएसटी की बात की जाए, जीएसटी तो पहले भी जो टैक्स लगता था राज्यों और केंद्र का मिला करके अब हो गया थोड़ा 1-2% जो भी, और वो सब उसमें कांग्रेस शामिल है, कम्युनिस्ट शामिल है। तो जीएसटी की कमेटी में ऐसा नहीं है कि केवल कोई बीजेपी अकेले बैठे। मेरा ये मानना है कि किसानों पर, जो बड़े किसान हैं, राहुल गांधी बड़ी किसानों की बात कर रहे हैं, चीनी जो फंडिंग करके जो वेबसाइट और अखबार चलाते हैं, वो कहते हैं किसानों का 5% किसान जैसे कह सकते हैं जिसको जरूरत है, छोटा किसान है। बाकी जो बड़े किसान हैं उनसे कोई टैक्स नहीं है, बड़े नेता हैं, बड़े वकील हैं, बड़े डॉक्टर हैं, हो सकता है कोई संपादक या मालिक सब कुछ सियासत के लिए, तो फिर तो राज्य बिकने लगेगा ना। आपको तो सर आपको अपने 5 साल दिखते हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपको अपने 5 साल दिखते हैं, कुछ ही देर में तो फिर राज्य जो है वो बिकने की कगार पे आ जाएगा। जिस तरीके की चीजें जो है, जिस तरीके की बातें जो है सामने आती है, जिस तरीके के जो आंकड़े हैं वो देखने को मिलते हैं।